स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में हमेशा लिखा रहता था कैन डू बेटर। और घर वाले भी कहते थे कि बेटा बस ये एग्जाम निकाल ले और तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। पर क्या करें, ना तो मैथ्स के क्वेश्चन समझ आते थे, ना फिजिक्स के फॉर्मूले याद होते थे। रिजल्ट कंपटीशन एग्जाम्स में भी टाई टाई फिस। और घर वालों का एक बड़े कॉलेज एनआईटी आईआईटी से अपने बच्चे का इंजीनियरिंग कराने का सपना सपना ही रह गया। फिर भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और अपने आईटी करियर की शुरुआत की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। आज वही एवरेज स्टूडेंट अपने स्किल्स, अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत की दम पर दुनिया की वन ऑफ द टॉप फर्म्स में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के लिए कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी लीड कर रहा है। तो मैं दीपक रघुवंशी कैमरामैन अभय जैन के साथ स्वागत करता हूं आज के हमारे मेहमान, एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने मिस्टर गौतम शर्मा। सर कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका गौतम, पीपल ऑफ विदिशा में। थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है बात करके। चलिए हम आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आपको ले चलते हैं वापस स्कूल के दिनों में। अरे वाह, कितने एवरेज स्टूडेंट थे आप? जितना एक एवरेज स्टूडेंट हो सकता है उतना एवरेज था। एवरेज स्टूडेंट का मतलब है कि मार्क्स आ जाते थे, अच्छे से पास होते थे, बॉर्डर लाइन पे पास नहीं होते थे और टॉप भी नहीं करते थे। तो लगभग 70-75 के बीच में गाड़ी हमेशा चलती रही। कुछ यादें आपकी स्कूल की जो आप आज भी आपको याद हैं? वो काफ़ी सारी, मतलब स्कूल के दिन तो ऐसे थे कि हम रहते थे हॉस्पिटल कैंपस में, क्वार्टर नंबर 3 अभी भी याद है। माता जी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, पिताजी भोपाल आरजीपीवी में थे तो अप डाउन करते थे। यहाँ से ट्रिनिटी कॉन्वेंट तक जाना साइकिल से, रोज सुबह, शाम में लौट कर आना, टीचर्स से मार खाना। एक तो रिचुअल हो गया था 8th स्टैंडर्ड में मेरे साथ कि एक हमारी टीचर हुआ करती थी, नाम नहीं लूंगा, बट उनका एक रिचुअल था। वो आएंगी क्लास में, 2 थप्पड़ लगाएंगे और बाहर खड़ा कर देंगे। वो कहेंगी तुम मेरा लेक्चर पूरे पीरियड बाहर ही अटेंड करोगे। अच्छा। सीखना है बाहर से सीखो, नहीं तो मत सीखो। ठीक है, सो उतना एवरेज था। इतने एवरेज आप थे। और मार्क्स के अलावा शैतानी बहुत करते थे। उस वजह से टीचरों की नजरों में भी चढ़े रहते थे, अच्छे वे में नहीं, ऑब्वियसली बुरे वे में। बट वो भी प्यार था, उन टीचर्स का लगाव था। वो भी चाहती थी बच्चा सुधरे, हम भी चाहते थे मस्ती करे। तो वो जो बॉन्डिंग थी वो काफी अच्छी रही। और आपका जैसे स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद आप जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे तो वो स्ट्रगल कैसा रहा आपका? वो एक्चुअल में स्ट्रगल ही था। काफी स्कैरी होता है जब आप 10th के बाद 11th-12th में शुरू करते हो। जब 11वीं-12वीं शुरू होती है तो एकदम से जो है एजुकेशन का लेवल काफी हाई जंप हो जाता है। और वहाँ पे उस टाइम पे विदिशा से काफी टैलेंटेड लोग निकले थे। प्रेशर तो वैसे भी हाई होता था। MNIT उस टाइम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता था। हमारे टाइम तक आते आते NIT हो गया था, बट REC होता था। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स था तो सुबह एक फिजिक्स की कोचिंग, एक ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और फिर मैथ्स अलग से। तो ये सारी कोचिंग करते करते और फिर स्कूल करते करते दिन भर थक जाते थे। और फिर ये प्रेशर रहता था कि अब जो पढ़ा है उसे पढ़ना है, नहीं तो एग्जाम कैसे निकलेगा। 11वीं-12वीं ऐसे निकली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ अच्छा स्कोर आया नहीं, बट लग रहा था कि कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मैंने घर पे जद्दोजहद करके मनाने की कोशिश करी कि मुझे कोटा भेजो। कोटा का ट्रेंड काफी चल रहा था। हमारे काफी सारे मित्र कोटा गए हुए हैं, आप भी कोटा में थे। सो हमने सोचा कि कोटा जाएंगे तो कुछ तो मैजिकल होगा, वहाँ की हवा में कुछ तो है जो आपको इंसान बना देगा। तो निकले वहाँ कोटा के लिए। शुरुआत में काफी मेहनत करी, 1-2 महीने। माता पिता के काफी स्ट्रगल रहे उसमें, बहुत सपोर्ट रहा पेरेंट्स का। अफ्लुएंट फैमिली से नहीं थे तो यही था कि यार कोटा जाना मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा, और 1 लाख मतलब आज की रेट का 10 लाख मान लो आप। उतना बड़ा खर्चा करने के लिए बहुत दम लगानी पड़ी घर वालों को भी, बट उन्होंने बिल्कुल जो भी मुझे बेस्ट दे सकते थे दिया। कोटा गए, 2 महीने बहुत मेहनत करी। फिर जो है आदतें तो जाती नहीं है, तो फिर मस्तीखोरी शुरू हो गई, फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना शुरू हो गया। सो एक बार फिर से जो है डीरेल हो गई गाड़ी। और जब कोटा खत्म हुआ 1 साल, तो मैं वहीं था जहां मैं 1 साल पहले था। सो मुझे जो इंजीनियरिंग कॉलेज 12वीं के बाद मिल रहा था, मुझे वही इंजीनियरिंग कॉलेज 1 साल मेहनत करने का जो भी करने के बाद वापस मिला, विच वॉज नॉट अ ग्रेट सक्सेस, बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। बट मैंने भी सोचा कि जो मिला है हम उसी में जाएंगे। तो घर वालों के क्या रिएक्शन थे कि भाई कि बेटा को 1 साल कोटा भी भेजा, हमने एनर्जी के साथ पैसा भी लगाया, बिल्कुल, और रिजल्ट्स भी उस तरीके से नहीं आए? माता पिता क्या होते हैं ना, सबसे बड़े फॉरगिविंग जो प्राणी होते हैं, जो आपको माफ करने वाले, वो माता पिता ही होते हैं।
आप कुछ भी कर दो वो माफ कर देंगे, क्योंकि उनके लिए आपसे बढ़ के कुछ नहीं होता। सो माँ बाप ने मुझे वही बोला कि ठीक है, जो है पढ़ लेते तो अच्छा होता, जैसा आपने शुरुआत में बोला, माता पिता बोलते बस ये एग्जाम निकाल लो, उन्होंने वही बोला कि पढ़ लेते तो अच्छा होता, अब तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ है, अब देखो। और उस समय रिश्तेदारों या दोस्तों का कहे उनका कैसे प्रेशर हैंडल किया आपने, क्योंकि वो तो काफी अच्छा ही बोलते हैं। रिश्तेदार हमेशा से अच्छा बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ। मैं पर्सनली अपने रिश्तेदारों का सम्मान सभी का है, बट जो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं मैं सुन Ignore के कर। निकाल देता हूँ। उसका एक फायदा मुझे हमेशा हुआ, उसका फायदा ये हुआ कि उस पॉइंट ने मुझे कभी डिमोरलाइज नहीं किया। जब लाइफ में सेटबैक्स आए तो सिर्फ उस पॉइंट ने नहीं किया, किसी और की वजह से मैं नीचे नहीं गया। मैं अगर नीचे गया हूँ तो अपने माता पिता की, अपने परिवार की वजह से, अगर मैं उनको कुछ नहीं दे पाया तो गया हूँ, नहीं तो रिश्तेदारों ने ज्यादा परेशान नहीं किया। हाँ बोला सभी ने, आप सही बोल रहे हैं, दोस्तों ने हंसी उड़ाई, अरे तू खोटा गया था, कराए 1 लाख वेस्ट, कराए 1 साल वेस्ट, तो सबने मजे लिए। और स्पेशली क्योंकि मैं 1 साल पहले भी उसी कॉलेज में जाने वाला था और 1 साल बाद भी उसी में गया, सो वहाँ भी थोड़ी हंसी उड़ी, बट ठीक है। तो आपने जैसे भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया, जी, तो वहां पे क्या आपने पढ़ाई करना शुरू करी कि मस्ती आपकी जारी थी? नहीं नहीं, माइंडसेट पढ़ाई का बन ही नहीं पा रहा था, तो अच्छा। मस्ती जारी थी। जैसी लाइफ होती है, इंसान का पर्सोना होता है, तो वो मैं वैसा ही था, चंचल, मस्तीखोर। कॉलेज में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़े करना, वो सब किया, काफी समय तक वो चलता रहा। और लाइफ काफी, मतलब सुबह उठकर कोई एम नहीं होता था, आज सुबह उठे हो, आज शाम में करना क्या है कुछ पता नहीं है। सुबह उठे हो, दोस्त ने बोला चल चलो, यहाँ चल वहां चलो, जो भी है, मतलब बस वही चलता था जैसा नॉर्मली होता है। तो कहें तो आपका टर्न अराउंड कब हुआ, कब आपने ये मस्ती छोड़ी, कब आप सिंसियर हुए? मस्ती छोड़ी, एक एक स्टोरी है उसमें, अगर मैं इफ आई कैन शेयर। सो बेसिकली मेरा एक, जब आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेम में मुझे एक फ्रेंड मिला, राहुल शर्मा नाम है उसका, बहुत अच्छा दोस्त है, आज भी मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो एक बहुत छोटे से गांव से आता था, उसे पता भी नहीं था भोपाल कहाँ है, अच्छा। बट क्योंकि वो इतना ब्राइट स्टूडेंट था अपने गांव में, उसको किसी ने उसका टैलेंट देखा, अपने गांव में बच्चों को पढ़ाता था, किसी ने उसका टैलेंट देखा, उसे हिमांशु जोशी सर हुआ करते थे उस टाइम भोपाल में, उनसे कनेक्ट करवाया। उन्होंने उस बच्चे को स्पॉन्सर करके भोपाल बुलाया और बोला कि तू कोचिंग पढ़ा, मैं 3 जगह तेरी कोचिंग लगवा दूँ, अपने पैसे कमा और अपनी फीस भरना। उसने वहां से एडमिशन लिया। वो अपनी दिनचर्या में सुबह से शाम तक कॉलेज अटेंड करता था, शाम को 4 कोचिंग देता था बच्चों को, फीस आती थी, खाना बनाता था घर पे खुद के, किसी के यहाँ गार्डनर का काम करता था, किसी के यहाँ वॉचमैन का करता था, ऐसे करके वो अपना, इतनी मेहनत से वो अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, क्योंकि उसे उस जगह से निकलना था जहां से वो आया। और मैं उसे देखता था, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, मुझे लगता था मुझे कुछ करना चाहिए, बट मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि एक फ्लो में रहते हो ना, आप मस्ती में हो, आपको पता नहीं आपको करना क्या है, आप फ्लो में हो। संगति आपकी बहुत अच्छी थी। संगति बहुत अच्छी थी अच्छी। हमारी, एक से एक दोस्त थे, आज भी वो सब अच्छे दोस्त हैं मेरे, बट किसी और को क्या, आप तो खुद को ब्लेम करना चाहिए, तो उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे। जब मैक्सिमम टाइम आप वहीं स्पेंड करते हैं ना, जैसे आप दोस्त करेक्ट बनाते करेक्ट, तो वहां से भी काफी कुछ सीखने मिला, बट जैसे ही 3rd ईयर में आई थिंक मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, एंजियोप्लास्टी हुई उनकी। और जब मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि महीने भर काम करके जब 2,000 रुपए मिलते हैं तो कैसा फील होता है। आपका मन है नहीं है, आपको पढ़ाने जाना है, आपको जॉब पे जाना है, खुशी होती है जब पैसा हाथ आता है। तब मुझे लगा कि यार मेरे पिताजी बहुत मेहनत से वो पैसा कमाते थे, सुबह 4 बजे से उठ के जीटी से जाना, माता जी उसके पहले उठ रही हैं, घर की साफ सफाई करके, पूजा करके, खाना बना रही हैं, और थोड़े से पैसों के लिए। तो मुझे लगता था यार बहुत मेहनत है यार उनकी, मुझे लगा कुछ तो मुझे उनके लिए करना चाहिए। तब भी मैंने ये सोचा कि यार मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे लगा कि जो उनका मन है, माता पिता का जो मन है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए ताकि मैं पे बैक कर सकूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर एफर्ट्स को सकूं। एटलीस्ट पे बैक कर सकें। एब्सोल्युटली, एक गोटा का गिल्ट हमेशा से रहा कि मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया ये। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा, और जब कोचिंग पढ़ाना शुरू करा, एक डिसिप्लिन आई, एक सीरियसनेस आई। ओपन कैंपस आते थे उस टाइम पे, आपको याद हो तो पहली कंपनी आई, और प्रॉब्लम एक और थी कि 2007, 8 और 9 तीनों बैच एक साथ बैठते थे, क्योंकि 2008 में रिसेशन आया था। हाँ। सो कैंपस आना बंद हो गए थे। तो 7 के कैंडिडेट्स भी थे जो जॉबलेस थे, 2 साल तक वेट कर रहे थे, 8 के भी थे, और हम लोग 9 से निकले। लकीली उस टाइम पे कंपनीज आना शुरू हुई छोटी मोटी। पहली कंपनी आई सत्यम, अब वो महिंद्रा सत्यम है, उस टाइम सत्यम कहलाती थी। 5,000 बच्चे उसमें बैठे। पहली बात तो देखकर ही एकदम लगा कि यार कैसे निकलेगा, मेले में आ गए। मेले में आ गए।
फिर फाइनली सत्यम का एक अनाउंसमेंट हुआ, उन्होंने कहा कि जिसके 70% एग्रीगेट उस टाइम तक नहीं है वो छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मेरे थे 69 अच्छा। और 69 एक ही परसेंट, लगभग 1.5 से 2,000 बच्चे एस्टिमेशन मैं अगर लूँ क्राउड के बेसिस पे, तो वो चले गए थे वहां से। मेरे खुद के दोस्त चले गए थे। मैंने उनसे बोला कि यार ट्राई करो, रुको। उन्होंने कहा नहीं, ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। बट मुझे वो रिस्क लेना था। ब्लैकलिस्ट में एक कंपनी से होता, दुनिया में हजारों लाखों कंपनी है जहाँ मैं अप्लाई कर सकता था, तो मैं रुका रहा। और मुझे पता था कि 69 और 70 में अंतर नहीं है ना, मेरे स्किल सेट चेंज होंगे और मेरा एक रिवैल्यूएशन डला हुआ था, तो मेरे 70 होने ही थे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस भी था। तो आपने वो चांस लिया मैंने, और वो जो रिस्क मैंने ली, दैट पेड ऑफ। मैं रुका, मैं बैठा रहा, अच्छी नीयत थी, अच्छे मन से देने गया था। मेरे पास फॉर्मल कपड़े भी नहीं होते थे पहनने के लिए, सो जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी उसके साथ मैंने पापा की एक बहुत पुरानी टाई रखी थी, वो पहन करके इंटरव्यू दिया एंड मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। तो ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपने इरादे मजबूत करते हो, जब आप अच्छे मन से किसी चीज को करने की कोशिश करते हो। उसमें कैंपस होने के बाद फ्री हो गया था मैं। तो पहली जॉब आपकी सत्यम में लगी? नहीं, अच्छा। पहली जॉब सत्यम नहीं लगी, क्योंकि सत्यम कंपनी ही डूब गई। पर प्लेसमेंट होने के बाद 1 साल के बाद या 6 महीने के अच्छा, बाद। उस समय हमने कुछ जो कांड सुना था हाँ, कि जो वो रामलिंगा स्कैम में राजू फंसे जी थे। का कांड था, हाँ। वो यही था कि सत्यम बड़े स्कैंडल में फंसी, फाइनेंशियल स्कैम में फंसी और डूब गई, विच मीन्स कि और कोई प्लेसमेंट होगा नहीं। तो जो उन्होंने प्लेसमेंट ज्वाइनिंग कभी दी नहीं। नहीं। तो जो आपका जो खुशी थी वो वो कुछ डूब- महीनों के लिए रही बस। कुछ महीनों के लिए रही, लेकिन उन महीनों में भी जितने भी और कैंपस आए, मैं एलिजिबल नहीं होता था, क्योंकि मेरा एक प्लेसमेंट हो गया था। तो कॉलेज यूजुअली अलाउ नहीं करता आपको, अगर आप एक जगह सिलेक्ट हो गए दूसरी जगह बैठने के लिए अलाउ नहीं करता। बट मैं कोशिश करता था जुगाड़ लगा के, जैसे तैसे हर जगह बैठने की। सुबह 6 बजे से कॉलेज के बाहर खड़े होके कहीं हॉल टिकट की जुगाड़ लगा रहा हूँ, कहीं टीचर से हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, करता था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कुछ सेफ्टी नेट हो। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मिला नहीं। कब तक? जब तक मेरी इंजीनियरिंग खत्म नहीं हो गई। जुलाई 2009 में मैं ग्रेजुएट हो चुका था। अब मैं करता क्या? सत्यम तो था नहीं। भगवान की देनी बोलूंगा, एक उस साल की हाईएस्ट पेड कंपनी अवाया नाम से आई 2009 सितंबर में। अगस्त एंड में आई थी, सितंबर में उसने ज्वाइनिंग दी। उसमें बैठे और उसमें काफ़ी शार्प बच्चे बैठे, क्योंकि उनका क्राइटेरिया और हाई हो चुका था उस टाइम तक। तब तक मेरे मार्क्स भी बढ़ चुके थे, एग्रीगेट जो आता था। बैठा, बहुत जद्दोजहद करी, बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, बहुत लोगों की दुआ रही। फाइनली उसके 7 राउंड क्लियर करके जो 11 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 10 अपने अपने या तो कॉलेज के टॉपर थे, या यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, या चांसलर स्कॉलरशिप ओनर थे। एक मैं था जो एक एवरेज स्टूडेंट था। तो ऑल ओवर एमपी में एक बहुत सालों के बाद एक बड़ा मौका था जी, और उन 11 लोगों में आप उन 11 लोगों में था। बहुत बट उसके लिए जो तैयारी लगी दीपक, बहुत थी। मतलब मैंने काफी मेहनत करी थी उस समय पे। नहीं, पर आप मुझे लगता है आप समझ गए थे कि शॉर्टकट्स तो कुछ नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली, एक बार तो दम लगानी पड़ेगी, बिल्कुल, अगर आपको एंट्री करनी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। फिर आपका अवाया में सिलेक्शन, फिर आपने अवाया ज्वाइन किया। तो अब जैसे आपने बताया कि 10 अच्छे बच्चों में आप एक एवरेज स्टूडेंट गए थे, जो आपको भी पता था। करेक्ट। तो अब जैसे हम कंपनी तो ज्वाइन कर लेते हैं, पर अब स्ट्रगल तो वहां के भी शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो फिर वहां क्या स्ट्रगल शुरू हुआ कि भाई अब मैंने यहाँ तक तो पहुंच गया लेकिन अब कैसे? जीवन ही स्ट्रगल है ना, कभी रुकता नहीं है। सो ये नेक्स्ट स्टेप था। हम्म। अच्छा, इसमें 10 वो बच्चे ही नहीं थे। जब हम अवाया पहुंचे तो हमने देखा कि हर स्टेट से ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स वो लेके आए। तो जब उस हॉल में, एक बड़े से हॉल में हम सबको बिठाया गया और सबके इंट्रोडक्शन हो रहे थे, तो आपको बताना था आपका नाम, कॉलेज का नाम, आपकी परसेंटेज। हर किसी का नाम, कॉलेज का नाम तो ठीक है, परसेंटेज हमेशा 90s में थे। अब मेरा जब निकला तो 70 निकला, मतलब 70s में निकला। सब ने पीछे मुड़ के देखा, जैसा यूजुअली ऑड वन आउट थे, ऑड वन आउट था, ब्लैक शीप। बट थैंकफुली मैं ये कहूंगा, जो भी मैंने दोस्तों से भी सीखा था मस्ती यारी में, घूमने फिरने में, उसने मुझे स्ट्रीट स्मार्ट बहुत अच्छे से बनाया था। मुझे पता था कि काम कैसे करना है, कैसे करवाना है, आगे कैसे बढ़ना है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने सीख लिए थे। तो मैं लोगों का चहेता हो गया था वहाँ पे। द प्रॉब्लम वाज कि मैं जो टेक्निकल काम करता था उसमें मैं ठीक कैसे बनूं। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती थी दीपक, और मैं मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं आ रही। 4 साल इंजीनियरिंग में मैंने कुछ सीखा नहीं। यूजुअली इंजीनियरिंग में उस लेवल पे पढ़ाया जाता नहीं, उस लेवल पे आपने नहीं सीखा जहाँ वो रिक्वायरमेंट हो रही है। एब्सोल्युटली। और वहां जाके एकदम एलियनेटेड फील हुआ कि यार मैं यहाँ कहाँ आ गया, और इतने अच्छे अच्छे शार्प माइंड्स हैं। सो वो जो 1 साल रहा ना, वो काफी डिमोटिवेटिंग रहा मेरे लिए। सेल्फ डाउट हुआ आपको? तब उस 1 साल में पहली बार मुझे अपने ऊपर डाउट हुआ
क्योंकि अब मैं वो कॉलेज का कबीर सिंह नहीं था। अब मैं किसी कॉर्पोरेट लाइफ में एक नॉर्मल एम्प्लॉई था, जहाँ पे मुझे ये दोस्ती यारी लड़ाई झगड़ा इन सब में एक्सेल नहीं होना था, मुझे एक्चुअली अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे एक्सेल होना। सो वो एक रंग दे बसंती का डायलॉग है कि कॉलेज के गेट के उस साइड जो है ना असली जिंदगी शुरू होती है, वो मुझे रियलाइज तब हुआ। जब वो स्टार्ट हुआ तब समझ में आया कि मेहनत के अलावा कुछ और शॉर्टकट है नहीं। और मुझे ये समझ में आया कि टेक्निकल इज नॉट माई स्ट्रेंथ, वो मेरी कैपेबिलिटी नहीं है और मैं उसमें शायद अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने और ऑप्शन ढूंढना शुरू करे कि और क्या स्ट्रीम में मैं जा सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म की जरिए। तो कहें तो आपने अपने स्किल्स डेवलप करना शुरू किया। एब्सोल्युटली, वो जो स्टेज थी 100% जी, 100%। मैं किस चीज में अच्छा था, कॉम्स में अच्छा था, मेरी बातचीत के तरीके अच्छे थे, इंग्लिश ठीक थी, तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल को मैं पावर बना के, अपने इंटेलेक्ट माइंड को स्ट्रेंथ बना के कहाँ जा सकता हूँ। तो मुझे कंसल्टिंग एक वर्टिकल अच्छा समझ में आया। बहुत रिसर्च करी, कौन सी कंपनीज है, किस तरीके के स्किल्स चाहती हैं, किस तरीके का बैकग्राउंड चाहती हैं, उसमें मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ, इंटरव्यू में क्या आता है। और उस टाइम गूगल इतना स्ट्रांग नहीं था, चैट जीपीटी तो था ही नहीं। सो आपको वो स्ट्रगल, वो फाइंड आउट करने में भी 10 लोगों से बात करना, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो पीपल यू टू रीच आउट टू लॉट ऑफ फोक्स। फाइनली मैंने एक्सेंचर कंसल्टिंग में एक रोल देखा अपने लिए, जहाँ पे मुझे लगा कि ये रोल मेरे लिए बेस्ट फिट है, क्योंकि उसमें क्लाइंट इंटरेक्शन बहुत था, उसमें एक बिजनेस माइंडसेट की ज़रूरत होती थी। अप्लाई किया, 4 राउंड से मुझे याद है अभी भी, बहुत मेहनत करके मैंने वो राउंड्स निकाले। भगवान की दया थी, आशीर्वाद था सबका, मैं निकाला और मैं वहाँ से मेरा असली करियर शुरू हुआ। तो ये आपका टेक्निकल से कंसल्टेंसी के लिए कंसल्टिंग पहला स्विच था, मतलब Correct. शुरुआत थी आपकी Absolutely. कंसल्टेंसी की। अब यहाँ से आपने एक्सेंचर से शुरू एक्सेंचर से शुरू किया। प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। जहाँ वो स्टूडेंट्स थे ब्राइटेस्ट माइंड नवाया में, अब मेरे पास कंसल्टिंग प्रोफेशनल्स थे, आईआईएम के, अच्छा, कहानी आईआईटी आईएम ग्रेजुएट्स थे, आईएसबी के, एफएमएस के, जो टॉप 20 स्कूल्स होते हैं उनके ग्रेजुएट्स थे, जिनके साथ में अब नई फाइट शुरू हुई। अब यहाँ से वहां पहुंच गए, वहां पे आपको अलग चैलेंज मिल रहा है। तो मुझे याद है कि हर कंपनी में एक तो प्रोजेक्ट होता है जिसपे आप काम करते हो, बाकी आप एक्स्ट्रा काम कितना करते हो उससे भी आपकी वैल्यू मानी जाती है। ऐसा कोई भी एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव नहीं चलता था उस कंपनी में जिसका मैं पार्ट ना हूँ। मतलब मेरे जो वर्किंग आवर्स थे वो 8 घंटे 9 घंटे नहीं थे, मेरे वर्किंग आवर्स थे 18 घंटे। और वो इसलिए नहीं थे कि कंपनी मुझसे करवाना चाहती थी, वो इसलिए थे क्योंकि मैं सीखना चाहता था। जब कॉलेज से समझ में आया था कि आपको खुद पे काम करना जरूरी है, तो वो चीज़ मेरे साथ चलती रही। मैंने बहुत मेहनत करी वहाँ पे भी, रात को कॉल्स लेना, सुबह कॉल्स लेना, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट्स। ये होता है जब आप आईआईटी और आईएम कैडर के बंदे नहीं हो ना, सो आपका माइंड। नहीं, पर आपने एक बात तय कर ली थी कि मुश्किलें कितनी भी आए, हाँ, मुश्किलें, मुझे वहां पहुंचना हाँ, है। मुश्किल है। मेरा एक फंडा हमेशा से रहा है कि ऑल यू हैव टू डू इज डू। करो करो करो, आप करते रहोगे, आप एक एक कदम उठाते रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। हो जाएगा। आप बॉडी बिल्डिंग कर लो, आप जॉब में काम कर लो, आप बिजनेस कर लो, आप पॉडकास्टिंग कर लो, आपको करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। यहाँ से वहां जाना है तो बहुत सारे जरिए मिलेंगे, कोई गाड़ी में बिठा के ले जाएगा, कोई कुछ भी करेगा, लेकिन जाने की चाह तो होनी चाहिए ना। वो आप में अब भर भर के वो भर भर के आ चुकी थी। जब मैंने उन आईएम वालों को देखा, मैंने कहा यार उनका पैकेज मेरे पैकेज में डिफरेंस होता था, क्यों है बिकॉज उन्होंने वो निकाला है। तो मेहनत करके बढ़ो आगे, और मेहनत करी, आगे बढ़े। फिर मैं वहाँ से यूके गया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, 4 साल वहाँ रहा। फिर मैं इंडिया आया। तब मेरे साथ अनदर एक टर्निंग पॉइंट आया। अब जैसे जनरली हम आईटी में देखते हैं कि लोग एक कंपनी में काम करते हैं, इंडियन कंपनी रहती है, वो ऑन साइड भेजती है हमको। तो जब जैसे आप यूके गए तो आप ऑन साइड गए क्या, फिर आपने वहीं की कंपनी को क्रैक किया? इनिशियल तो एक ऑन साइड था, छोटा स्टेंट मेरा। बट अभी जो मैं जिस जॉब में हूँ, मैंने डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई किया। अच्छा। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग था, मेरे स्किल सेट स्ट्रांग थे। एंड हर वेस्टर्न कंपनी को टैलेंट चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है उन्हें मतलब नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो वो आपको खुले हाथों से एक्सेप्ट अभी करेंगे। किस कंपनी में काम कर रहे अभी मैं सेल्स फोर्स में काम कर रहा हूँ। सेल्स फोर्स वर्ल्ड की नंबर 1 सीआरएम कंपनी है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट के बाद आती है। इसका काम बेसिकली हर छोटे बड़े बिजनेस को बिजनेस ग्रोथ करवाने में हेल्प करना है, सेल्स सर्विस मार्केटिंग। उसमें मैं इनका जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में, उसका यूके और आयरलैंड का बिजनेस, प्रोफेशनल सर्विसेज बिजनेस देखता हूँ। जैसे मैं विदिशा जैसे छोटे शहरों के लोग अगर ये देख रहे हैं, उनकी जनता को अगर आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझाना चाहें कि आपका काम क्या है? सो मेरा काम है कि हर एक बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके
10x 20x 30x कैसे हो सकता है वो समझाना और मेरी सर्विसेज उन बिजनेसेस को बेचना। तो वो आप अब लगातार कर रहे हैं। जी। तो इसके अलावा भी कोई, जैसे आपने बताया कि जैसे आप एक्सेंचर में भी थे, आपके वर्किंग आवर्स तो 10 घंटे के थे, लेकिन आप उसे 18 घंटे तक जी। कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश तो अभी जैसे आप सेल्स फोर्स में हैं, तो इसके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ एक्चुअली, और उसका उसका काफ़ी काफ़ी रीज़न भी है। पहला तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। जब ये बज़वर्ड था मार्केट में, मैंने तब से सीखना शुरू किया। अच्छा, ये आपने अपने से ही किया? ये मैंने खुद से किया। तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप खुद से नहीं घुस सकते, मतलब आपके पास टैलेंट हो तब आपको वो रोल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं अगर उस कंपनी में एआई में डायरेक्टर हूँ तो वो इस वजह से क्योंकि मैंने वो टैलेंट सीख रखा था अच्छा, खुद की मेहनत से। वही, और ये शुरुआत कब की आपने? ये शुरुआत की मैंने लगभग 2.5 साल पहले। अच्छा। और इसमें मेरा बहुत बड़ा सहयोग मेरी वाइफ ने भी किया था, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, और बड़ी बिटिया 7 साल की है, छोटा अभी 1.5 साल का ही है। सो ऑल ऑफ दिस टाइम जब आप मेहनत करने की कोशिश करते हो जॉब के अलावा, अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो आप उस मेहनत को उस लेवल तक नहीं ले जा सकते। सो शी सपोर्टेड मी अ लॉट। फाइनली मैंने एआई पढ़ना शुरू किया, सुबह जल्दी उठ के, रात को लेट तक जाग के। जब मैंने सीखा तो कोर्सेज करे, सर्टिफिकेशंस करे। जब ये अपॉर्चुनिटी आई तब मैं रेडी था कि मैं आज अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट दैट पोजीशन। अदर एक्टिविटीज काफी सारी चलती रहती हैं, बिकॉज अभी मार्केट में एआई के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इतने नहीं हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। सो काफ़ी सारे इंडस्ट्री इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, जहाँ पे मैं कोचिंग भी देता हूँ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जैसे एसपी जैन अपना हुआ, इसकी ग्लोबल ब्रांच है, इनके लंदन ऑफिस में मैं एडवाइज़र देयर। भोपाल के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ मैं एडवाइज़र हूँ, हिमाचल के हैं मैं एडवाइज़र हूँ। और एक फ्रेंड्स ऑफ एमपी यूके चैप्टर करके एक ग्रुप चलता है हमारा, जो शिवराज सिंह जी के टाइम से चल रहा है। उसका काम है कि यूके और इंडिया के बीच में एक ब्रिज स्टैब्लिश करना, जहाँ पे हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यूके की इंडिया लाते हैं, इंडियन बिजनेसमैन को यूके लेकर के जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करते हैं। लगभग 5,000 परिवार हैं हमारे एमपी के वहाँ पर। सो उन लोगों के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स हुए, या नेटवर्किंग इवेंट्स हुए, या फिर कोई बच्चे नए आए हैं वहाँ पढ़ने के लिए, उनके लिए जॉब हंट हुआ या अकोमोडेशन प्रोवाइड हुआ। वो सब की वजह से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प करते रहते हैं उनकी। इट्स अ बिग ग्रुप, हमारी कमिटी है, हम लोग सब लोग मेहनत करते हैं उस तरह। चलिए, आपने एक बताया कि काफ़ी कुछ चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जैसे विदिशा जैसे छोटे शहर से आप निकल के गए थे, पर आप आज उस पोजीशन पे हैं कि आप पे बैक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप विदिशा जैसे और भी छोटे शहर हैं जो हमारे इंडिया के, उनको आप किस तरीके से कुछ आप नया इनिशिएटिव करने वाले हैं, कुछ प्रोग्राम लाने वाले हैं उनके लिए? एब्सोल्युटली। हमेशा से ये फीलिंग थी कि घर के लिए कुछ करना है। आज मैं जब घर आता हूँ और अगर मैं शहर को अच्छी हालत में नहीं देखता हूँ तो दुख होता है। बच्चों को जब देखता हूँ कि आज भी वो 3 लाख रुपए के पैकेज पे उठाए जा रहे हैं, हमारे टाइम पे 4 मिल जाता था, तो दुख होता है। टीसीएस अभी मेरे कजिन को लेकर गई थी, उसका भी पैकेज लगभग सिमिलर ही वो था। तो खैर कहानी उनकी तो वही है। मुझे दुख होता है। तो हमने सोचा है कि वो होता क्यों है। उसका कारण है कि जो बच्चे सीख रहे हैं, कंपनीज को पता है कि वो कुछ सीखे नहीं है, वो ह्यूमन लेबर है। सो मैं एक प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है globalconnect.org। अच्छा। इनफॉर्मली तो हम लोग उसको अभी भी करते हैं। जैसे मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, मैं लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए मेंटरिंग प्रोवाइड करता हूँ। इवन यूके के कॉलेजेस के लिए मेंटरिंग देता हूँ। एक 200 साल पुराना कॉलेज है यूके में, उसमें भी मेंटर हूँ। सो काम ये है कि बच्चों को बताना कि आप अपने आप को जॉब रेडी या मार्केट रेडी या स्किल रेडी कैसे करो कि आप उस टारगेट पे पहुंचो जहां आपको जाना है। सो मेरा जो गोल है globalconnect.org में, वो कॉलेज ग्रेजुएट्स को 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस लोगों से मिलाना, 1 to 5 ईयर्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स को 10 to 15 ईयर्स एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से मिलाना, और 10+ ईयर्स प्रोफेशनल्स को और सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलाना, ताकि वो एक सही कोचिंग, सही मेंटरिंग तो लेकर जो आगे बढ़ सके। गैप आता है हमारे करियर में, जहाँ हम एक मेंटर की तलाश करते हैं, करेक्ट। वो आप फुलफिल करने की कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जी। और चलिए, अब हम अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए कुछ पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। देखिए, हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में मार्क्स को बहुत फोकस किया जाता है। मतलब एक बच्चे को गधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके मार्क्स उससे कम है, करेक्ट। और बल्कि स्किल्स उसकी क्या है वो किसी को भी नहीं पता, बिल्कुल कोई जज भी नहीं करता। बिल्कुल। तो आप इन दोनों में क्या बैलेंस आप बताना चाहेंगे कि पेरेंट्स या स्टूडेंट को बैलेंस बना के रखना चाहिए? बिल्कुल। इसका कल्प्रिट मैं भी हूँ। जी। मेरे घर के बच्चे भी अभी पास आउट हुए हैं, और मुझे दिखता था, मैं उनको प्रेशराइज करता था, यार इतने नंबर तो ला। और मेरा कहने का ये होता है कि एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, एक जो स्टैंडर्ड नंबर होते हैं एवरेज स्टूडेंट के, एटलीस्ट वो अचीव करना जरूरी है। फेलियर नहीं होना। आप उस लर्निंग प्रोसेस में 70 के ऊपर अगर आ गए हो ना,
वो जो याद है आपको, मैंने हाँ, 70 वो वाली 70 स्टोरी वाली सुनाई थी, कहानी। 70 से 69 पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं opportunity मिल रही। मिलेगी। तो आप अगर एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो और बेसिक क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, देन जो आपका हमारी सोसाइटी फॉलो कर रही है करेक्ट, या जो कंपनीज फॉलो कर रही है। एग्जैक्टली वहां तक आना जरूरी है। हम्म, उसके साथ, उसके बाद नहीं, उसके साथ हम्म, आपको अपने ऊपर काम करना है। आप मार्केट को पढ़ो, कटिंग एज स्किल्स सीखो, टेक्नोलॉजी समझो। आज से 2 साल बाद पूरे दुनिया का लैंडस्केप, एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप चेंज हो जाएगा, क्योंकि एआई मैक्सिमम जॉब्स इम्पैक्ट कर देगा। कुछ खा लेगा, कुछ इन्फ्लुएंस कर देगा, कुछ चेंज कर देगा। आज आप उससे इम्यून कैसे हो सकते हो, ये आपको आज तैयार करना पड़ेगा, और हमारे हर बच्चे को आज तैयार करना पड़ेगा। और पेरेंट्स के लिए बस मैं इतना कहूंगा कि सपोर्ट करें आप अपने बच्चों को। पर स्किल्स पे काम करना उतना स्किल्स ही जरूरी है जितने एब्सोल्युटली, मार्क्स जरूरी एब्सोल्युटली। मार्क्स के लिए आप ऑब्वियसली उनसे बात करें, उनको समझाएं, नहीं आ रहा कैसे करना है वो करें, बट ऑल्सो सपोर्ट करें कि वो और कुछ करना चाहते हो तो हर चीज में एक्सेल किया जा सकता है। एज आई सेड, ऑल यू हैव टू डू इज डू। आप बस काम करते चलो, आप आगे और बढ़ते चलो, किसी भी टाइम पे किया जा किसी सकता भी टाइम पे किया जा सकता है। है। ऐसा नहीं है कि आप एक फेज में पीछे रह गए हो एब्सोल्युटली, नहीं तो नहीं, आप बाद में हमेशा पीछे ही रहोगे। हमेशा हमेशा आप टेक्नोलॉजी से कंसल्टिंग में जा सकते हो, आप कंसल्टिंग से एआई में जा सकते हो। आज हम एआई में हैं, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद एजीआई आ जाएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हम वहां जा सकते हैं। और आपको लगातार रेडी होना पड़ेगा, रेडी तैयार होना होना पड़ेगा, पड़ेगा, भूख, भूख होनी बरकरार रहेगी, रखनी पड़ेगी। पता होगा कि जाना कहाँ है, तभी आप वहां जा पाओगे। चलिए, आप यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर से आपको वापस ले चलते हैं। फिर से आप वही टाइम अच्छा था। नहीं, टाइम तो देखिए सभी अच्छे होते हैं, बिल्कुल पर बिल्कुल। वो बहुत प्यार और दुलार भरा टाइम रहता है, आपके दोस्त रहते हैं, आप मस्ती सही करते हैं। सही। अगर आज अपने आप एवरेज वर्जन से मिले तो उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या उसको सलाह देना चाहेंगे कि भाई ये मत कर, ये कर ले? आ, आपने एक बात पूछी थी कि रिश्तेदारों का, पेरेंट्स का क्या कहना था कोटा के बाद, जब जब फेलियर रहा। तो मैं बोलूंगा उस टाइम मैंने सुना नहीं था, और जब मैं अवाया में गया, तो जब मैं कोटा से एज ए फेलियर निकला, तब मैं कॉन्फिडेंट फिर भी था। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं पढ़ा तो मेरा नहीं हुआ, मुझे पता था। बट जब मैं अवाया में गया, मैं डीमोरलाइज हो गया था, सेल्फ डाउट्स आने शुरू हो गए थे, मेरा सेल्फ एस्टीम काफी लो हो गया था, क्योंकि मैं अपने आप को उन शार्प माइंड से कंपेयर कर रहा था। आई थिंक वो 1 साल के लिए मैं अपने आप को बोलूंगा कि वो है और तुम हो। क्योंकि आज मैं जब वापस जाके देखता हूँ उस बैच को, तो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है, मुझे लगता है कि मैं या तो उनके ऊपर हूँ या उनके आसपास ही हूँ, मैं उनसे नीचे नहीं हूँ। सो वो जो 1 साल मैंने अपने ऊपर डाउट किया, उसने मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो किया था, जो कभी नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं यहाँ से वहां जाऊंगा, बस मुझे रास्ता पता करना है, और ऊपर वाला हमेशा मदद करता है। सो वो मैं अपने आप को जरूर। अच्छा, आप जैसे आप लंदन पहुंचे थे जब, हाँ हाँ और आपने जैसे सेल्स फोर्स का इंटरव्यू क्रैक किया आपने, जी। और जब आप अपनी मतलब ऑफिस पहुंच रहे थे, आप अपने कैबिनेट का है या फिर आपका डेस्क का है, हाँ, वहाँ पे जब आपका नाम लिखा हुआ था कि मिस्टर गौतम शर्मा, तो वो क्या फीलिंग थी कि कभी आप कैंपस देने के लिए गेटों के बाहर 6 बजे खड़े हो रहे थे और आज आप लंदन में आपका नाम लिखा हुआ है? मैं आज भी उस चीज को बिलीव नहीं कर पाता कि मैं कहाँ से उठा था और किस प्रोसेस से निकला था। जैसा मैंने कहा, कॉलेज में लड़ाई झगड़ा, ये वो नॉर्मल रूटीन था। अगर वो मेरी लाइफ होती तो क्या मैं आज यहाँ होता? नहीं होता। तो जब मैं वहाँ रोज ऑफिस जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार, इट्स अनबिलीवेबल, मैंने ये अचीव कर लिया, इट्स अनबिलीवेबल, लेकिन मुझे ये भी पता है मैंने कैसे किया। सो वापस ग्राउंड पे आ जाता हूँ, बट बहुत खुशी होती है देख के। हमसे ज्यादा हमारा परिवार खुश होता है, मेरे बच्चे खुश होते हैं, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता खुश होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। रिश्तेदार भी बहुत खुश होते हैं। आज सब सपोर्टिव हैं, आज सभी लोग चाहते हैं कि मैं उनको, उनके बच्चों को गाइड करूँ, आसपास सभी की हेल्प करूँ, तो अच्छा लगता है। खैर, आप उस अचीवमेंट आपने किया, वहां पहुंच गए हो कि अब आप हेल्प कर सकते हो, हाँ करेक्ट, जो हेल्प आप कभी दूसरों से ढूंढते थे अपने लिए, एब्सोल्युटली पर आज आप पहुंच गए हो जी, और अब वो कोशिश भी कर रहे हो जिस तरीके से भी हो सके। बिल्कुल। पर देखिए, हमारी लाइफ एक जर्नी होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छा ही अच्छा होता है, उतार चढ़ाव आते हैं। 100%। तो कौन सी लाइन है जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखती जब उतार चढ़ाव आते हैं, तो आई थिंक एक ही चीज सोचने में आती है कि ये वक्त भी निकल है, जाएगा। निकल जाए? तो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कुछ बड़ा अचीव भी करता हूँ ना, मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि पॉज करो और इसको एंजॉय करो। जैसे मैं डायरेक्टर के लिए प्रमोट हुआ था, इट्स वेरी बिग अचीवमेंट, सेल्स फोर्स में डायरेक्टर होना, कंपनी बड़ी है तो काफी स्ट्रगल भी होता है और काफी बड़ा अचीवमेंट है। बट मैंने उस दिन को भी एंजॉय नहीं किया था, मैंने नेक्स्ट गोल क्या है मेरा, मैं उस पर चला गया था। वो भूख है, लेकिन ये समय भी निकल जाएगा ना। सो वो समय निकले उसके पहले आप उसके आगे रहो। तो वो बस वो माइंडसेट रहता है कि खराब है तो निकल जाएगा, अच्छा है तो भी निकल जाएगा।
लाइफ है, आपको बोला मूव ऑन करना ही पड़ेगा, लेवल बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, जी। आप अपने जैसे जो हमारा इंडिया एवरेज स्टूडेंट से भरा हुआ है, उनको क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को, उन स्टूडेंट्स को? मैं एक ही चीज बोलूंगा कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 4 साल में मैंने और ज्यादा मेहनत करी होती, या उसके पहले कोटा में मेहनत करी होती, या उसके पहले 11-12 में मेहनत करी होती, तो शायद डेस्टिनी कुछ और होती। आज भी बहुत अच्छी है, बट मैं ये कहूंगा कि समय खराब मत करो। आप सब कुछ करो अपने जीवन में जितना एंजॉय करना है, लेकिन एक डेडिकेटेड फोकस होना चाहिए कि मुझे जाना वहां पर है, और उसका एक रोड मैप होना चाहिए कि मुझे ऐसे जाना है, और उस रोड मैप में मैं मस्ती करते हुए जाऊंगा, लेकिन मुझे अपना गोल पता हो गोल पता और मैं उसकी तरफ मेहनत करूं, हर दिन करूं, कंसिस्टेंटली मेहनत करूं। आपके छोटे गोल हों, बड़े गोल हों, पर गोल होना गोल होना जरूरी है। जरूरी है। और वहां तक पहुंचना, आप Absolutely. पहुंच ही जाओगे, आप कोशिश करोगे। 100% कोशिश करने वालों की तो कभी हार हार नहीं होती। नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात थैंक यू वेरी करके। मच दीपक भाई, थैंक यू। तो ये थे हमारे आज के मेहमान मिस्टर गौतम शर्मा, जिनसे मिलके हमने जाना कि आप अपनी मेहनत से अपनी स्किल सेट्स को बढ़ा के और अपने कॉन्फिडेंस की दम पर अपनी एवरेज लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और उनसे मिलकर हमने जाना कि आप अपनी लाइफ को कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। बस आप कॉन्फिडेंस रखिए, मेहनत करने का जज्बा रखिए, आप अपनी लाइफ को कभी भी टर्न अराउंड कर सकते हैं। तो देखते रहिए पीपल ऑफ विदिशा, क्योंकि अब छोटे शहरों की कहानियां केवल सुनी नहीं, महसूस भी की जाती हैं। फिर मिलेंगे पीपल ऑफ विदिशा के नए एपिसोड में एक नए मेहमान, एक नए किरदार के साथ। सी यू, बाय बाय।